हेलो फ्रेंड्स, 50-50 सदाबहार जीके जीएस करंट अफेयर्स के इस 50 क्वेश्चन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको जीके जीएस के हर सब्जेक्ट से जोड़कर रखता है और ये सीरीज आपको आगामी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही आपको एसएससी रेलवे की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये सीरीज जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में हम आपको एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन को टॉपिक को रखते हैं हम आपके सामने और उसका सॉल्यूशन करते हैं। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन भी डालते हैं। आगामी जो भी एग्जाम होता है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालते हैं। साथ ही आगामी एग्जाम्स के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और उसका सॉल्यूशन उसके ठीक बगल में किया हुआ रहता है। इसलिए आपको रिविजन करने के लिहाज से भी इसका इम्पोर्टेंस जो है वो काफी आपको आगे बढ़ाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम तो अपने समय पर आएगा और जाएगा भी, आप रिजल्ट के पीछे रह रहे हो, इसके लिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं। थोड़ी सी तैयारी आप भी करें, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, एक कदम आप भी चले तो निश्चित तौर पर सफलता आपके पास होगा। ये 137 नंबर सेट है फ्रेंड्स। अभी तक ये सेट प्रैक्टिस जो है वो बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों में सक्सेसफुल टेस्ट सीरीज ये रहा है और यह आगामी बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, सिविल कोर्ट, बीएसएससी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, साथ ही एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं या एमटीएस की तैयारी करते हैं और रेलवे, ये सभी एग्जाम्स के लिए आपको आगामी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ भी अगर आप लेना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। इसका पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ, सॉल्यूशन किया हुआ, दोनों प्रकार का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर विदाउट कोई पेमेंट, ऐसा नहीं है कि पेमेंट लेके, विदाउट पेमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट को अवेलेबल करवाया जाता है, तो आप इसे जरूर ले लीजिएगा। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज, और अगर देखें तो ये 50 क्वेश्चन का सीरीज अभी तक 137 नंबर से प्रैक्टिस चल चुका है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं 40 से 45 टेस्ट जो शुरू का है उसमें 75 क्वेश्चन का क्वेश्चन डाले हैं, तो आप कितना कलेक्शन हो गया इस सीरीज के अंतर्गत आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। अगर रेगुलर आप केसीसी के यूट्यूब चैनल को देखते हैं और इस क्वेश्चन का अनुसरण करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो हमें ये चैनल को और ग्रोथ करिए और बढ़ाइए, इसको शेयर कीजिए। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और हमें उत्साहित करता है आपके लिए कंटेंट तैयार करने में। पहला क्वेश्चन है 137 नंबर का। हाल ही में उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कौशल पहल शुरू की गई है। यह विशेष कौशल पहल का शीर्षक क्या रखा गया है? क्लियर? उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कौशल पहल की शुरुआत हाल ही में की गई है और इस विशेष कौशल पहल का शीर्षक जो है वो क्या रखा गया है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बिल्डिंग फ्यूचर्स। इसका जो शीर्षक का विशेष कौशल पहल का जो है वो शीर्षक रखा गया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन और विकास यानी डोनर मंत्री जो है वो किशन रेड्डी ने जीवन में बदलाव, भविष्य का निर्माण पूर्व उत्तर पूर्व में कौशल विकास और उद्यमिता नामक विशेष पहल की शुरुआत की है। ये भी जानेंगे ये विशेष पहल किस नाम से शुरुआत की गई है। तो उत्तर पूर्व में कौशल विकास और उद्यमिता नाम से एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसका शीर्षक रखा गया है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बिल्डिंग फ्यूचर्स स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन नॉर्थ ईस्ट। इस पहल के हिस्से के रूप में एनईआर यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन के 2.5 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना और जन शिक्षण संस्थान सहित योजनाओं और पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन ... के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं। कार्बन किसके कारण से अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं? सवाल आपका ये है। तो अपने छोटे परमाणु आकार के कारण ही जो कार्बन होते हैं वो अस्थायी यौगिक बनाने में काफी सक्षम होते हैं। तो देखिएगा, कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। साथ ही इसमें श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है, जो कार्बन के अन्य परमाणु से लंबी श्रृंखला, बंद श्रृंखला और शाखित श्रृंखला का निर्माण भी करती है, जिसके कारण से भी इसके अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम बनाता है। कार्बन में सहसंयोजक बंधन बनाने का भी गुण पाया जाता है, जिसके कारण भी यह अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो कई कारण होते हैं
जो कार्बन को अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन जो है वो p ब्लॉक का तत्व होता है और इसकी परमाणु संख्या 6 होती है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 होता है। कार्बन एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं जिसे अपरूप कहा जाता है। इसके दो अपरूप होते हैं, एक रवादार अपरूप जिसे क्रिस्टलाइन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हीरा, ग्रेफाइट, ग्रिफिन तथा फ्लोरीन को रखा जाता है। दूसरा होता है बेरवादार जिसे एमोर्फस के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत कोयला, चारकोल और कोक को शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और यह बताना है कि क्रम के रूप में इन घटनाओं को सजाना है। पहला है नील विद्रोह, दूसरा संथाल विद्रोह, तीसरा दक्कन विद्रोह और चौथा सिपाही विद्रोह। जरा देख लेते हैं बारीकी से इनको। संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था तो पहले स्थान पर संथाल विद्रोह आएगा। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 से 1856 ईस्वी में यह सिंधु एवं कान्हू के नेतृत्व में दामन एक यानी संथाल परगना क्षेत्र जो बिहार के भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत हुआ था। इस विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 ईस्वी में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था। सवाल फ्रेंड्स कई प्रकार से आपको घुमा के पूछता है। एक तो सिंपल सवाल हो गया, संथाल विद्रोह कब हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो बिहार में हुआ था, अविभाजित बिहार उस समय था। 1855 से 56 ईस्वी में भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्रों में इसका विस्तृत हुआ था और इसका नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू के द्वारा किया गया था। वह क्षेत्र दमन एवं कोह जिसे कहा जाता था दामन ए कोह या संथाल परगना क्षेत्र। क्लियर। अब तो झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है, उस समय अविभाजित बिहार था। और ये भी ध्यान रखेंगे इसका दमन 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में क्रूरतापूर्वक से दबाकर किया गया था। दूसरा नंबर पर आता है वो आता है सिपाही विद्रोह। दूसरा नंबर पर जो है वो सिपाही विद्रोह क्रम के अनुसार आ जाएगा। सिपाही विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। यह मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। इस विद्रोह में पहले फांसी पर चढ़ने वाले जो सेना थे सिपाही थे वो 8 अप्रैल 1858 ईस्वी को मंगल पांडे जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और एक अधिकारी की इन्होंने हत्या कर दी थी, जिसके कारण 8 अप्रैल 1858 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था और ये पहले फांसी पर चढ़ने वाले सिपाही विद्रोह के अंतर्गत पहले आंदोलनकारी थे। क्लियर। ध्यान रखेंगे सिपाही विद्रोह के अंतर्गत जिसे 1857 ईस्वी का विद्रोह कहा जाता है, इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा जो है वो जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा दिया गया था। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दिया गया था और यह अंतिम विद्रोही थे जिनको फांसी दिया गया था। क्लियर। तो पहला भी ध्यान रखेंगे और अंतिम विद्रोही भी ध्यान रखेंगे जिनको फांसी दिया गया। पहला विद्रोह में 8 अप्रैल 1858 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। क्लियर। और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे जो अंतिम विद्रोही थे। क्लियर। और इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा किसने दी 1857 ईस्वी विद्रोह को, तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने दिया। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह जो है वो किसानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। इसी के विरोध में नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष WS सीटनकर थे। दक्कन विद्रोह चौथे स्थान पर इस क्रम में आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। दक्कन विद्रोह चौथे स्थान पर आ जाएगा। 1874 से लेकर 1875 ईस्वी में दक्कन विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर यानी दक्कन जिले में किसानों के साहूकारों के खिलाफ एक विद्रोह था। तो सही आंसर जो आपका चला जाता है वो 2, 4, 1 और 3 चला जाता है। 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है।
एक तरफ दोआब दिया हुआ है, कछार दिया हुआ है, मैदान दिया हुआ है, तराई क्षेत्र दिया हुआ है, यानी कि भूमि का विस्तारित क्षेत्र दिया हुआ है, भूमि का विशेषता दिया हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ वह किस क्षेत्र से रिलेटेड होता है। तो दोआब क्षेत्र पहले देखते हैं, दोआब किसे कहा जाता है। दोआब मतलब दोनों तरफ से नदी वाला क्षेत्र और बीच में भूमि वाला इलाका। दोआब का मतलब दोनों तरफ से जल ही जल। क्लियर। तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है, काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसे ही दोआब कहा जाता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारत जैसे कि पंजाब, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो दोआब वाला से मिल जाएगा, यह पंजाब के क्षेत्र में पाई जाती है दोआब वाला क्षेत्र। कछार भूमि दूसरा होता है। असम के क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष भूस्थल होती है कछार भूमि। नदी के क्षेत्र का वह भाग यह होता है जहां नदी बहती है तथा कई किलोमीटर के दायरे में इसका विस्तार होता है। इस क्षेत्र में बालू और मिट्टी नजर आता है जिसे कछार के नाम से जाना जाता है। तो यह पूर्वोत्तर भारत चला आएगा, असम के क्षेत्र में मिल जाएगा। मैदानी भाग की अगर सभी जो बात करेंगे तो यह भूमि ऐसा क्षेत्र होता है जो समतल होता है या जिसमें बहुत थोड़ा उतार चढ़ाव होता है और जिसकी समुद्र तट से ऊंचाई जो है वो 500 फुट होती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 500 फुट से कम होती है। ऐसे क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्षेत्र जो है वो कर्नाटक के मैदान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तराई क्षेत्र दिया हुआ है। तो तराई जो क्षेत्र है वो भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार तल, जो आधार तल हिमालय का निचला स्तर है, आधार तल जो है उसके दक्षिण में स्थित क्षेत्र जो होते हैं उसे तराई भूमि कहा जाता है। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भूमि नम होता है तथा इस क्षेत्र में घास के मैदान एवं वन की अधिकता पाई जाती है। तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग भावर क्षेत्र के या भावर प्रदेश के नाम से जानी जाती है। इसका मिलान उत्तर प्रदेश क्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर का मिलान जो आपका हुआ है वो हुआ है 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट यानी याचिका को दायर की जा सकती है या जारी की जाती है। तो हेबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में कहा जाता है, अगर किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, जिसके तहत यह कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कि जिस किसी व्यक्ति जिसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है और वह समझता है व्यक्ति के हमें अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो इसको 24 घंटे तो उसको सशरीर 24 घंटे लाने और ले जाने के समय छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यही रीट हेबियस कॉर्पस कहलाता है, ताकि उस व्यक्ति जो प्रस्तुत किया गया, जिसे कैद किया गया, जिसे बंदी बनाया गया, उसके खिलाफ उसके एवज में उसके मौलिक अधिकार के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जो है वो निर्णय कर सके। क्लियर, ध्यान देंगे। अब ये 5 रीट जो होता है, याचिका जो होता है ना, वो 5 याचिका होता है जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है। हालांकि ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए यही 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा को शामिल किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो बिहार में शहीद दिवस जो है खूब इंपॉर्टेंट है, 15 फरवरी को मनाया जाने वाला दिवस होता है। क्यों मनाया जाता है, जरा इसकी बात करेंगे। तो बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहीद दिवस, तारापुर में शहीद प्रतिवर्ष 15 फरवरी को तारापुर झंडा सत्याग्रह के शहीदों की स्मृति में मनाया जाता है। 15 फरवरी 1932 ईस्वी को हुआ क्या था, एक घटना हुआ था 15 फरवरी 1932 ईस्वी को, जिसमें बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर के एक ब्रिटिश थाने पर पहली बार राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, जिस पर ब्रिटिश पुलिस के हमले में 34 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी को याद करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में 15 फरवरी को बिहार का शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैग्नीशियम रिबन वायु यानी ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ जो है
वो एक्स में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक चमकदार लौ के साथ जल रहा है, और यह जो चमकदार लौ के साथ जला है तो जलने के फलस्वरूप एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो गया है। अब बताना है कि जलने के बाद ये जो एक्स है वह कौन सा रसायन होगा। सही आंसर है कि वह होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। जब मैग्नीज जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और वह रिएक्शन करता है, जलता है, तो ऐसे स्थिति में MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो एक्स जो वह है रसायन वह है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जरा देख लेते हैं कि मैग्नीशियम के कई गुण होते हैं, जैसे मैग्नीशियम में क्षार मृदा धातु होते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो एक क्षार मृदा धातु होता है। यह समुद्री जल में अत्यधिक घुलनशील तत्व होता है। इसकी परमाणु संख्या 12 होती है। यह नाइट्रोजन गैस में भी जलकर हरित पीला रंग के यौगिक Mg3N2 यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। दोनों चीज ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन के साथ यह भी जल जाता है और जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO, लेकिन यह नाइट्रोजन के साथ भी जल जाता है और उसके फलस्वरूप हरित पीला रंग बनाता है मैग्नीशियम, और वह हरित पीला रंग जो होता है वो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है। मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस जो होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जाना जाता है, इसका प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। MgCO3 जिसे मैग्नीशियम कार्बोनेट कहा जाता है, यह समुद्री लवणता के रूप में बहुतायत रूप से पृथ्वी पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ्स के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ्स के साथ मिलकर 1817 ईस्वी में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों को ध्यान दे लेते हैं तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, तुहफत उल मुवाहिदीन, वेदांत गाथा, हिंदू धर्म की रक्षा इत्यादि पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर होता है? निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर जो है वो है फायरवॉल। ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। फायरवॉल अंतर्निहित सुविधाओं के साथ कई प्रकार के कार्य और क्षमताओं का समर्थन करता है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित है। बताते हैं कि फायरवॉल का और भी अंतर्निहित सुविधाओं के अंतर्गत कई कार्य होते हैं, जिसके बारे में तो हाइब्रिड क्लाइड सपोर्ट का काम करता है, आवेदन और पहचान आधारित नियंत्रण को जारी करता है यह फायरवॉल सॉफ्टवेयर, नेटवर्क खतरे की रोकथाम करता है और स्केलेबल प्रदर्शन को सूचित करता है फायरवॉल। कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार मालवेयर है। अब ऑप्शन में है मालवेयर भी, ऑप्शन नंबर ए। तो यह एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार होता है जिसे निष्पादित करते समय अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को संशोधित करके और अपना कोड डालकर खुद को दोहराता है। ऑप्शन में है एनक्रिप्शन भी। तो एनक्रिप्शन जो है एक संदेश को इस तरह से एनकोडिंग करने की प्रक्रिया है कि केवल अधिकृत पक्ष ही इसे एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? अब ऑप्शन में अनुच्छेद में आपको कुछ पुनर्जुमल ऑप्शन है, जिसको ऑप्शन में वह जब एग्जाम में मिलता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसमें ध्यान रखेंगे कौन सा अनुच्छेद है जो शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। अनुच्छेद 243 का पी से लेकर अनुच्छेद 243 का जेड जी तक। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का ए से लेकर अनुच्छेद 243 का ओ तक। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का पी से लेकर अनुच्छेद 243 का जेड जे तक। कौन सा सही आंसर होगा जो कि शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 के पी से लेकर अनुच्छेद 243 के जेड जी तक जो है वो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित अनुच्छेद की व्यवस्था करता है।
74वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित होता है। इसमें संविधान में भाग 9 का ए जोड़ा जो शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिकाओं और नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित है। इस भाग में ही अनुच्छेद 243 का पी से लेकर अनुच्छेद 243 के जेड जी तक शामिल किया गया है। यह भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें 18 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अक्सर जो समाचार पत्र में पढ़ा जाता है या देखा जाता है अनिवार्य लाइसेंसिंग। इकोनॉमिक्स का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाता है अनिवार्य लाइसेंसिंग। इसका निम्नलिखित में से सही वर्णन क्या होता है, या सीधा सीधी पूछा जाए तो अनिवार्य लाइसेंसिंग की परिभाषा सही क्या हो सकती है। तो अनिवार्य लाइसेंसिंग का मतलब होता है एकस्व स्वामी की सहमति के बिना किसी और को एकस्व उत्पाद का उत्पादन करने की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा विशेष स्वीकृति प्रदान करना ही कहलाता है अनिवार्य लाइसेंसिंग, जिसके लिए किसी भी उद्यम जो कि निर्माता है उत्पादन करेगा वह भारत सरकार से अनिवार्य लाइसेंस लेना उनको बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस 2023 का थीम क्या रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। विश्व आदिवासी दिवस पहले मनाया कब जाता है, तो ध्यान देंगे। तो विश्व आदिवासी दिवस जो है वह विश्व के स्वदेशी लोगों का एक अंतरराष्ट्रीय दिवस जो दुनिया की स्वदेशी आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। क्लियर। विश्व आदिवासी दिवस 2023 की थीम जो रही है वो आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के प्रेरक के रूप में आदिवासी युवा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इंडिजिनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, यह इसका अंग्रेजी शब्द हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे सही आंसर जो होगा कि 2023 का थीम क्या रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। हिंदी में वही दे दे तो आप ये भी ध्यान रखेंगे आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के प्रेरक के रूप में आदिवासी युवा। क्लियर। यह आयोजन उन उपलब्धियों और योगदानों को भी मान्यता देता है जो स्वदेशी लोग विश्व के मुद्दों को सुधारने के लिए करते हैं। इसे पहली बार यानी विश्व आदिवासी दिवस को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1994 ईस्वी में घोषित किया गया था, जो 1982 ईस्वी में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर उप आयोग के स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक के दिन को चिन्हित करता है। क्लियर। और इसकी पहली जो घोषणा हुई 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देता है विश्व आदिवासी दिवस किसके द्वारा मनाया था, कौन सी संस्था के द्वारा मनाया था, तो ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है और इसकी पहली बार शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे बड़ी होती है? परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होती है? तो ऑप्शन में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो ध्यान रखेंगे परमाणु त्रिज्या के आधार पर सभी को सजाएंगे। फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या 42 होती है, ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या 60 होती है, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या 175 और आयोडीन की परमाणु त्रिज्या 198 होती है। तो सबसे बड़ी जो होगी वो आयोडीन की परमाणु त्रिज्या होती है। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो ऐसे स्थिति में परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो घटता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि परमाणु त्रिज्या जो होता है, परमाणु की त्रिज्या जो होता है वो एंगस्ट्रॉम एवं पीएम यानी पिकोमीटर में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 पिकोमीटर होता है, जबकि एक पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 12 पिकोमीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 12 होता है। ध्यान रखेंगे फिर से परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम एवं पीएम यानी पिकोमीटर में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 होता है और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता किसे माना जाता है? दिया गया ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। सही आंसर होगा गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है
जिन्होंने शकों पर विजय के उपरांत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के को जारी किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से लेकर 415 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया और विजेता बनने के उपरांत इन्हें शक विजेता यानी शकारी के नाम से भी जाना गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 ईस्वी में भारत में अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर भारत से विदेशी सत्ता को शकों को भगा दिया था। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का शाब्दिक अर्थ कई बार सवाल में पूछता है तो पराक्रम का सूर्य होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर विजय की जानकारी पूर्व मालवा के क्षेत्र से 3 अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। कहां से? मालवा के क्षेत्र से जानकारी मिलती है, जो इन्होंने 3 अभिलेखों में रचना की है। आप ध्यान रखेंगे, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री फाहियान जो है वो 399 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है जिसमें सभी मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है? तो ध्यान रखेंगे CFB। CFB जो होता है वो कोपेन जलवायु क्षेत्र CFB को समुद्री पश्चिमी तट जलवायु के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि जलवायु दुनिया भर में मुख्य भूमि के पश्चिमी समुद्री तट के साथ स्थापित है। इसकी अत्यधिक नमी इसकी विशेषता है। AM जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, AM, BSH और BSK ये सब नाम दिया हुआ है। AM का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, BSH का मतलब होता है गर्म अर्ध शुष्क जलवायु और BSC का मतलब होता है ठंडी अर्ध शुष्क जलवायु। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ITCZ की गतिविधि मुख्यतः वर्षा की अवधि निर्धारित करती है किस क्षेत्र में? अब पहले ये समझेंगे ITCZ है क्या। ITCZ जो होता है क्वेश्चन बाद में करेंगे डील, पहले समझेंगे ITCZ जो आया आपको क्वेश्चन। ITCZ की गतिविधि से प्रमुखता रूप से वर्षा जो होती है वो किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन में भारत, चीन, जापान और इंडोनेशिया। तो सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो ITCZ की गतिविधि के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब ITCZ है क्या? तो इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे कहा जाता है हिंदी में। यह कम दबाव का क्षेत्र है जो सामान्यतः भूमध्य रेखा के निकट पृथ्वी को घेरे रखता है। यहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें एक साथ आती है। ITCZ के प्रभाव से भारत में मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है। क्लियर? मानसूनी वर्षा अंतर उष्ण कटिबंधीय मेखला से के फिसलने पर निर्भर करता है, जो जाड़े में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। इसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी वर्षा नहीं प्राप्त होती है, लेकिन ग्रीष्म काल में ITCZ को उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत में मानसूनी वर्षा प्रारंभ हो जाती है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अच्छा सवाल है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 1, 2, 3 में किया गया है। अध्यादेश जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति का एक कैसा शक्ति होता है? कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि यह कैसा शक्ति होता है राष्ट्रपति का? तो ये विधिक शक्ति होता है राष्ट्रपति का। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती है, यह संसद सत्र की अनुपस्थिति में जारी किया जाता है। अब देखिए, जब संसद सत्र नहीं बैठा हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा जो है वो दोनों जो है वो नहीं है सदन में बैठा हुआ, तो ऐसे स्थिति में आपातकालीन कानून की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 123 का प्रयोग करता है और अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जो होता है उसका पावर, उसका शक्ति जो होता है वही होता है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। लेकिन यह अध्यादेश जो होता है उसकी कुछ शर्तें होती है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो होती है वो 6 महीना की होती है और न्यूनतम अवधि 6 सप्ताह की होती है। क्लियर? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213, अब इसी को पलट देंगे तो 213 हो जाता है। तो यह तो राष्ट्रपति का हो गया, ये राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का अध्यादेश हो गया, और 213 जो हो गया वो राज्य में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं।
ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है, वो है ऑप्शन में शकरकंद, पत्थर चट्टा, अदरक और नागफनी। सही आंसर होगा वो होगा शकरकंद। शुगर केन जो है वो शकरकंद जो है वो अपने पौधे की जड़ों से ही नए पौधे को पैदा करता है। शकरकंद ऐसा ही है, जिन पौधे की जड़ों में भोजन संचय होता है तथा जिन जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती है, अनुकूल परिस्थितियों में यह अपस्थानिक कलिकाएं पादप का निर्माण कर लेती है और यह भरपूर मात्रा में शकरकंद, सतावर और पुदीना में पाया जाता है। ये गुण कुछ मांसल पर्णों में, पर्णों मतलब पत्ती में भोजन संग्रह होता है, यह पर्ण कलिकाओं का निर्माण करते हैं तथा ये कलिकाएं अनुकूल परिस्थिति में नए पादप का निर्माण कर लेते हैं और इसके अंतर्गत यानी पत्तियों के द्वारा भी पादप बन जाता है, क्योंकि वह भोजन संग्रह अपने पत्तियों में करते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है ब्राह्मियोफाइलम और बिग्नोनिया, घाव, पत्ता, ये सभी होते हैं। जिन तनों में भोजन संग्रह होता है, तनों के द्वारा भी पादप पैदा हो जाते हैं, पादप बढ़ जाते हैं, पौधे बनते हैं। तो जिन तनों में भोजन ग्रहण होता है उसमें पर्व संधियां और अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती है, ये पर्व संधि नए पादप के निर्माण में सहायक होता है। और इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, गुलाब, गन्ना, गुड़हल आदि में कृत्रिम वृद्धिकालिक जनन कलम लगाकर नए पादप का निर्माण किया जाता है। तना के द्वारा ही यह पौधा बनता है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त काल में दो भाषा का प्रयोग खूब होता था, एक प्राकृत होता था, दूसरा संस्कृत होता था। तो जो बड़े बड़ुआ लोग होते थे, जो शासक वर्ग के लोग होते थे, वे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। समाज में जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन जो निम्न वर्ग शूद्र वर्ग होते थे, स्त्री होते थे, उनको संस्कृत की आजादी नहीं थी, उन्हें प्राकृत भाषा का वे प्रयोग करते थे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि उच्च सामाजिक स्तर के लोग जो होते थे, जिसे भद्रजन कहा जाता था, इसमें शासक वर्ग भी आते थे, वे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। हालांकि गुप्त राजाओं के द्वारा संस्कृत भाषा को ही राजकीय राज्य भाषा के रूप में इंडिकेट किया गया था, शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित एलसी गुप्ता, नरसिम्हम, चक्रवर्ती या केलकर। सही आंसर होगा नरसिम्हम समिति के सिफारिश के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया गया था। क्लियर? और इसका गठन जून 1991 ईस्वी में किया गया था, जबकि यह नरसिम्हम समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1991 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। गठन किया गया जून 1991 में और अपना रिपोर्ट जो नरसिम्हम समिति है वो दिसंबर 1991 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। केलकर समिति की बात कर लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। केलकर समिति भारत में विद्वान सार्वजनिक निजी साझेदारी ट्रिपल का मॉडल पर अध्ययन करने और मूल्यांकन करने के लिए भारत में केलकर समिति का गठन किया गया था। भारत में विजय केलकर समिति द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई और संसद द्वारा अधिनियम में संशोधित किया गया था। चक्रवर्ती समिति की अगर यदि जो बात करेंगे तो यह मुद्रा प्रणाली की कार्यकारिता का पुनरावलोकन करने के लिए चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। सुकुमार चक्रवर्ती समिति का गठन जो है वो दिसंबर 1982 ईस्वी में किया गया था। इसे ही चक्रवर्ती समिति कहा जाता है, क्योंकि यह सुकुमार चक्रवर्ती की अध्यक्षता में किया गया। और है एलसी गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर ए में। इसका गठन डेरिवेटिव ट्रेडिंग के नियमन के लिए नवंबर 1996 ईस्वी में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया है। यह उनकी किस कृति के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यह जो कृति है डॉक्टर माधव हाडा के द्वारा पचरंग चोला पहर सखीरे पचरंग चोला पहर सखीरी की रचना के कारण डॉक्टर माधव हाडा को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जरा देख लेते हैं। वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार उदयपुर निवासी, राजस्थान के उदयपुर निवासी माधव हाडा को उनके उपन्यास पचरंग चोला पहर सखीरी को दिया गया है। माधव हाडा का यह आलोचना ग्रंथ वर्ष 2015 में वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। पचरंग चोला पहर सखीरी में हाडा ने मीरा के जीवन और समाज को नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया था।
अब ये भी आप ध्यान रखिएगा, 31वां भी ध्यान रखिएगा, मधु कंकरिया को दिया गया था, हम यहाँ थे उनके उपन्यास के लिए। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यह जो पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार, वो हिंदी कवि बिहारी लाल के नाम पर हर साल हिंदी या फिर राजस्थानी भाषा में राजस्थानी लेखक को या फिर हिंदी लेखक को 10 वर्ष में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसके तहत 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबों के लिए न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए 1980 ईस्वी के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या तंत्र तैयार किया गया था? ऑप्शन में जनहित याचिका, भोजन का अधिकार अधिनियम, मौलिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, कानूनी सहायता योजना। ध्यान देंगे, जनहित याचिका को जारी किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसे PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में 1970 ईस्वी के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में जनहित याचिका को सबसे पहली बार लागू किया गया था। 1970 के अंत में भारत में भी जनहित याचिका का प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका विकसित रूप से इसका प्रयोग हुआ वो 1980 ईस्वी के दशक में किया गया। इससे पहले भारत में गरीब लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकार केवल दस्तावेजों में मौजूद थे। भारत सरकार भारत के लोगों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए जनहित याचिका प्रदान की गई है। कहने का मतलब यह है कि भारत के आम लोगों को भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में डायरेक्ट जनहित याचिका को दायर करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस जनहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट होता है? तो पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जबकि जंतु जगत में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जंतु जगत में होता है। जंतु जगत में कार्बोहाइड्रेट जो होता है यानी संचित भोज्य पदार्थ जो होता है, संचित ऊर्जा जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, पौधे में स्टार्च के रूप में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस जहाज ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पासेक्स 2023 में भाग लिया है? वो है INS इंडियन नेवल सर्विस चेन्नई। INS चेन्नई जो है वो रॉयल सऊदी नेवी के साथ पासेक्स 2023 में हिस्सा लिया है। यह 5 अगस्त को सऊदी रॉयल सऊदी नौसेना जहाज HMS अल जुबैद, ये भी नाम याद रखेंगे, सऊदी अरब वाला भी जहाज याद रखेंगे, HMS अल जुबैद के साथ पैसेज एक्सरसाइज में भाग लिया है। जिद्दा सऊदी अरब में आयोजित पैसेक्स में सामरिक युद्धाभ्यास, सीमांशिक विकास और सामान्य अभ्यास को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है वो पाल वंश के तीसरे शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल के द्वारा कितवीं शताब्दी में किया गया था, तो ध्यान रखेंगे यह 8वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण पाल वंश के तीसरे शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल का शासन 770 से लेकर 880 ईस्वी के बीच रहा था। तो ध्यान रखेंगे 9वीं शताब्दी में, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखेंगे 8वीं से 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण हुआ था। धर्मपाल के द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की गई थी। इसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया। धर्मपाल के द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया गया था। पाल वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो वो पाल था जिन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किया। इसका शासनकाल 750 से लेकर 770 ईस्वी तक रहा था, जिसने मगध पर अधिकार करके ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का तीसरा शासक जो था वो देवपाल हुआ, जिसकी राजधानी मुंगेर थी। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर विजय प्राप्त की थी। इसने नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती है? कौन सा देश है जिसकी सीमा काले सागर से नहीं लगती है? अब नहीं लगती है वाला क्वेश्चन पूछा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा देश की सीमा काले सागर से लगती है। तो लगती है वाला ट्रिक ध्यान रखेंगे, टी बर्गर। बर्गर का आकार कैसा है? टी आकार का है। बर्गर का आकार टी आकार का है। तो आप ध्यान रखेंगे टी बर्गर जो ट्रिक है वो काले सागर से लगने वाले देश का ट्रिक है। टी बर्गर, टी का मतलब होता है तुर्की, बी का मतलब बुल्गारिया, आर का मतलब रूस,
जी का मतलब जॉर्जिया, यू का मतलब यूक्रेन और आर का मतलब रोमानिया होता है। क्लियर? तो सही आंसर जो आपका जाएगा सर्बिया जो है यह काले सागर से लगने वाली सीमा के अंतर्गत देश नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 करना किसी संग्राहक माध्यम सामान्यतः डिस्क को पाठन यानी रीडिंग और लेखन यानी राइटिंग के लिए तैयार करता है। इसमें से क्या करना ऐसा होता कंप्यूटर में क्या करना यह प्रदर्शित करता है किसी संग्राहक माध्यम सामान्यतः डिस्क को रीडिंग और राइटिंग के लिए तैयार करना होता है। तो सही आंसर जो इसका होगा आप ध्यान रखेंगे फॉर्मेट करना। फॉर्मेट करना का अर्थ होता है कि किसी भी पाठन को किसी भी डिस्क में सामान्यतः कोई भी डिस्क हो या संग्राहक माध्यम हो उसमें रीडिंग और राइटिंग के लिए तैयार करना इसे फॉर्मेट कहा जाता है। क्लियर? डिफ्रैग क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर से क्वेश्चन। डिफ्रैग इसका पूर्ण रूप डिस्क फ्रैगमेंट्स होता है। इसका पूरा रूप डिस्क फ्रैगमेंट्स होता है। यह एक प्रोसेस होता है जो डिस्क वॉल्यूम के डेटा के टुकड़े को संगठित करता है जिससे वह अधिक कार्यकुशलता से काम करता है। बूटिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी में बूट। तो बूटिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस को रेफर करता है, यह एक प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक की सभी प्रोसेस शामिल होती है। बूट प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको कंप्यूटर पर इंस्टॉल मुख्य मेमोरी में या रैम में लोड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। आवर्धन की बात करता है, गोलीय दर्पण है और उसका आवर्धन -0.5 है। दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? क्लियर? तो यह दर्पण के द्वारा वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्योंकि पहली बात ये देखेंगे कि गोलीय दर्पण है उसका आवर्धन माइनस में है, इसका मतलब है कि वह अवतल दर्पण है। पहली बात तो ये गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता जो है वो -v/u होता है, -v/u यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। क्लियर है? तो अवतल दर्पण में यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन यदि धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान करती है? कौन सा योजना है जो बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान करने के लिए वादे करती है? तो ध्यान देंगे आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यह 7 निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार के तहत बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को 35% आरक्षण को प्रोवाइड किया गया है। क्लियर? यह बिहार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि उत्पादों के बाजारों को किसके अंतर्गत विनियमित किया जाता है? भारत में कृषि उत्पादों के बाजारों को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है कृषि उत्पादों के बाजारों को। कृषि संबंधी उत्पादों के बाजार को राज्य सरकारों द्वारा कृषि उत्पाद विपणन समिति जिसे एपीएमसी अधिनियम के द्वारा विनियमित किया जाता है। भौगोलिक आधार पर अगर देखा जाए तो 2477 प्रधान विनियमित बाजार यानी एपीएमसी है और भारत में संबंध एपीएमसी जो है वो 4843 उप बाजार को शामिल किया जाता है। कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछा है। कृषि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत राज्य सरकार का या राज्य सूची का एक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने व्यापारिक निर्यात में कौन सी रैंक को हासिल किया है? तो वह जो रैंक है 18वें रैंक को हासिल किया है। WTO की WTSR रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात में 18वें स्थान पर रहा है। ध्यान देंगे विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षण 2023 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन WTO का वार्षिक प्रमुख प्रकाशन जिसमें माल और वाणिज्यिक सेवाओं में वैश्विक व्यापार पर प्रमुख डेटा शामिल है। भारत विश्व माल व्यापार 2022 में अग्रणी निर्यातक में 18वें स्थान पर है। माल आयातकों में भारत जो है वो 9वें स्थान पर है। अब इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, एक है निर्यातक, तो निर्यातकों में से आ जाएगा 18वें स्थान पर निर्यातक है, जबकि आयातकों की बात करेगा तो उसका आधा
9वें स्थान पर है आयातक देश के अंतर्गत। क्लियर, माल आयातक के आधार पर WTO का विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षण 2023 के अनुसार भारत 9वें स्थान पर है आयातकों के मामले में। क्लियर, निर्यातकों के मामले में 18। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA और जर्मनी विश्व व्यापारिक 2022 में 3 निर्यातक देश रहे हैं। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर जर्मनी रहे हैं। वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड 2022 में USA, चीन और जर्मनी सिर्फ 3 आयातक देश रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वाणिज्यिक सेवाओं में 2022 में भारत विश्व स्तर पर निर्यातकों के बीच 7वें, आयातकों के बीच 9वें स्थान पर रहा है। 2022 की बात करें वाणिज्यिक सेवाओं में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान किया हुआ है। एक तरफ शासक दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड जो वंश है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो शासक की बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो डिमिट्रियस आता है। डिमिट्रियस की बात करें तो यही है कि हिंद यूनानी शासक था डिमिट्रियस। रुद्र दमन जो था वो एक शक शासक था। गोंडोफर्मीज जो था वो एक पल्लव शासक था। और बिम कदफिसेस जो कुषाण वंशीय शासक था। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, डिमिट्रियस इसने लगभग 183 ईस्वी पूर्व में पंजाब के कुछ भागों को जीतकर साकल, जिसे आधुनिक सियालकोट कहा जाता है, इसको अपनी राजधानी बनाया। इसे भारत में यूनानी राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किसको? डिमिट्रियस को। इसने भारतीय राजा की उपाधि धारण की तथा यूनानी एवं खरोष्ठी दोनों लिपि में सिक्के चलवाए। रुद्र दामन की बात करेंगे तो इनका शासनकाल 130 से लेकर 150 ईस्वी तक रहा था। यह शक शासक था जिसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख से ही उसे पृष्ठ राज प्रतिपादक कहा गया है। गोंडोफर्मीज की बात करें तो इसका शासनकाल 20 से लेकर 41 AD यानी ईस्वी में था। यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। खरोष्ठी लिपि में इन्होंने उत्कीर्ण तख्ते बही अभिलेख से दुदुबहर कहा गया है इसको। बिम कदफिसेस की बात करेंगे तो इसे भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार किया। कुषाण वंश का शासक की बात, कुषाण वंश की स्थापना की बात करेंगे। कुषाण वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो कुजुल कदफिसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय समव्यवहार क्या अर्थ है? अब इसका आंसर जो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ होता है? वस्तु विनिमय समव्यवहार, अब जैसे ही नाम आ गया वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमयन। क्लियर, यानी एक वस्तु को लेना है तो दूसरे वस्तु को देना पड़ेगा। तो वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाना यही बार्टर सिस्टम कहलाता है। और भारत में सिंधु सभ्यता में बार्टर सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। अपसारी लेंस का मतलब क्या होता है? अवतल लेंस। अपसारी का मतलब अवतल लेंस। तो अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितना हो जाएगी? अब जरा इसको देखिए, बना के देखिएगा कि क्या इसकी क्षमता हो जाएगी और इसको हम अगर बनाएंगे तो किस तरीका से बना सकते हैं। क्लियर, तो जरा देख लेते हैं इसको। इसको बनाने के लिए हम करते क्या है कि गोलीय दर्पण की आवर्धन लेंस की क्षमता P बराबर, लेंस की क्षमता जिसे P से इंडिकेट किया जाता है, P बराबर होता क्या है? तो P बराबर होता है 1/f। 1/f। अब चूंकि अपसारी लेंस है तो आवर्धन क्षमता, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता जो अभी बताए माइनस में होती है, तो ध्यान दीजिएगा -1/f हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया सेंटीमीटर में। अब इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 100/f हो जाएगा। क्लियर, 100/f हो जाएगा, वो भी क्या माइनस में। ये क्या हो गया? मीटर में बदल गया। क्लियर, और यहां दिया हुआ है ये क्या? सेंटीमीटर। क्लियर, फोकस दूरी जो है वो सेंटीमीटर में है और यह फोकस दूरी मीटर में है। तो मीटर में ही लेंस की क्षमता को ज्ञात करते हैं। पहली बात तो ये भी ध्यान रखना है। अब 100/f का मान 50 दिया हुआ है, माइनस इधर 50 गुना 100 यानी -2। और लेंस की क्षमता को डाईऑप्टर में व्यक्त किया जाता है तो -2 भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था?
शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष लागू किया गया था? ध्यान रखेंगे, शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था वर्ष 2010 में शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था। 86वां संवैधानिक संशोधन वैसे तो हुआ 2002 में, इसके तहत कई प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21 का क जो है 21 का क को जोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उसका मूल अधिकार बनाया गया, जिसे 2010 में लागू कर दिया गया। क्लियर। फिर ध्यान रखेंगे 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 45 में भी बदलाव किया गया, जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसके तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चे की देखभाल और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया है। फिर ध्यान रखेंगे 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 51 के क में भी परिवर्तन किया गया और 51 के क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का ऑप्शन उपलब्ध कराना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। यानी कि यह एक मौलिक अधिकार भी है, यह एक नीति निर्देशक तत्व भी है और यह एक मौलिक कर्तव्य भी है। ध्यान रखेंगे, इसे 2010 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? ऑप्शन में सीपीयू, यूएसबी, रैम और रोम। तो यूएसबी जो है वो कंप्यूटर में बाद में ऐड किया जाता है, ये उसका पर्सनल पार्ट नहीं होता है। यूएसबी जो होता है वो विभिन्न उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने की एक व्यवस्था होता है। यूएसबी को इंटेल एवं अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियों ने मिलकर बनाया था। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिससे कार्य संपन्न होता है। सीपीयू का पूरा रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यूएसबी का पूरा रूप की बात करेगा तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। रैम का पूरा रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम होता है रीडेबल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन जो है वो बिहार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे इसमें से बिहार में कौन सा रेलवे लाइन जो है वो नहीं है। बहुत अच्छा है, दक्षिण मध्य रेलवे जो है वो बिहार से रिलेटेड नहीं है। बिहार में 3 रेलवे लाइनें हैं, ध्यान रखेंगे तीनों को। उत्तरी पूर्व रेलवे लाइन, उत्तरी पूर्व रेलवे जो उत्तर बिहार में है, पूर्व मध्य रेलवे जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र है और उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। यही तीनों, उत्तरी पूर्व रेलवे और उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, तीनों में पूर्व लगा हुआ है। उत्तर पूर्व रेलवे जो उत्तरी बिहार में है, पूर्व मध्य रेलवे जो दक्षिण बिहार में है और उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जो उत्तर पूर्वी बिहार में स्थित है। ध्यान रखेंगे पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे बिहार में ब्रॉड गेज लाइन की हिस्सेदारी 84% है, जबकि पूरे भारत में यह 87% है। ध्यान रखेंगे पूरे भारत के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेल मार्ग घनत्व 20 किलोमीटर की तुलना में बिहार में जो है वो 38 किलोमीटर है। यानी प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर बिहार का घनत्व जो है रेलवे मार्ग का वो 38 किलोमीटर है। क्लियर। बिहार में प्रति 1000 जनसंख्या पर केवल 0.04 किलोमीटर रेल मार्ग मौजूद है, ये भी ध्यान रखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन कर दिया गया था। यही कारण है कि राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। महात्मा गांधी ने मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कहा था कि इस सुधार ने हमारा भारत का सर्वनाश कर दिया है। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में प्रोफेसर मजूमदार का विचार था कि ये सुधार केवल चांद की चमक जैसे थे। अलीगढ़ भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण स्थान माना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण किस स्थान को माना जाता है? तो अलीगढ़ को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? खूब अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधे जो है वो सूख जाएंगे। क्लियर। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अगर अधिक हो गया तो ऐसे स्थिति में पौधे द्वारा उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाता है। क्लियर। प्रकाश संश्लेषण में पौधा ग्लूकोज का उत्पादन करता है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होता है वो फोटोन ऊर्जा का पादप द्वारा
रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में उत्पादन किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। क्लियर। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थ जो ग्लूकोज बनाता है वो स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पौधे में भोजन के रूप में मौजूद होता है स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने अधिक नहीं हो सकते हैं? तो 15% से अधिक जो है वो कभी भी नहीं हो सकते हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे, बशर्ते कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। 12 से कम मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होना चाहिए और अधिकतम 15% से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। इसका प्रावधान जो है वो 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 के जी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की शक्ति इसमें से नहीं है? पंचायत की शक्ति इसमें से कौन सी नहीं है अनुच्छेद 243 के जी के अंतर्गत? तो भू राजस्व का विनियमन करना जो है वो अनुच्छेद 243 के जी के अंतर्गत पंचायतों की शक्ति के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत शामिल क्या है? भूमि विकास, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन और भू चकबंदी और मृदा संरक्षण को शामिल किया गया है, लेकिन भू राजस्व का विनिमयन जो है वो अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत पंचायतों की शक्ति के तहत शामिल नहीं किया गया है। अर्थात भू राजस्व का विनियमन जो है वो राज्य विधानमंडल के पूर्वावलोकन के विनियमन राज्य विधानमंडल के पूर्वावलोकन के अंतर्गत शामिल किया जाता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ध्यान रखिए, तो भू राजस्व का विनियमन जो है तो वो 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्लियर। 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएनएमसी विधेयक 2023 के प्राथमिक उद्देश्य में से एक क्या है? एनएनएमसी है क्या, पहले इसको समझिए। नर्सिंग और मिडवाइफरी, नर्सिंग और राष्ट्रीय नेशनल नर्सिंग, यहाँ पे जोड़ेंगे नेशनल, अब समझ में आएगा। नेशनल एवं नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग एनएनएमसी जिसे कहा जाता है, यह विधेयक 2023 में संसद के द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम जो है मौजूदा भारतीय नर्सिंग काउंसिल के एक आधुनिक नियामक संरचना से बदल देगा जो इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण विधायी सुधार को चिन्हित करेगा। एनएनएमसी जो है वो विधेयक 2023 नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं के मानकों को ऊंचा उठाने, पेशेवर आचरण को बढ़ावा और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान पेश करेगा। प्रस्तावित अधिनियम की मुख्य बात जो है वो है राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग की स्थापना करना, शिक्षा एवं सेवा मानकों को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए पेशेवर आचरण की निगरानी करने और ऑनलाइन तथा लाइव रजिस्टरों का प्रबंधन करने के लिए संबंधित राज्य नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग भी स्थापित इसके अंतर्गत किया जाएगा। क्लियर है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं के मानकों को ऊपर उठाने का उद्देश्य ही है एनएनएमसी विधेयक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का एक इकाई नहीं है? ऑप्शन में किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड या जूल। तो ध्यान रखेंगे कि कौन सी जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट जो है वो एक ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, कैलोरी है, वाट सेकेंड है और जूल तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, लेकिन किलोवाट जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट जो होता है वो एक शक्ति की इकाई होती है। 1 किलोवाट बराबर 10 पर पावर 3 वाट होता है और 1 मेगावाट बराबर 10 पर पावर 6 वाट होता है और 1 गीगावाट बराबर 10 पर पावर 9 वाट होता है। शक्ति की इकाइयां जो होती है वो भी ध्यान रखेंगे। हॉर्स पावर होता है, मैट्रिक एचपी हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 1 मीट्रिक हॉर्स पावर बराबर होता है 735.49 वाट। उसमें ऊर्जा की प्रमुख इकाई के रूप में होता है, तो ध्यान रखेंगे उसमें ऊर्जा की प्रमुख इकाई किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 वाट होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है, किस गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। समझिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1819 ईस्वी के बीच। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे।
इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत तृतीय मराठा युद्ध के तहत। क्लियर। अब जरा ये भी ध्यान रखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से लेकर 1782 ईस्वी में हुआ था और यह वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से संबंधित था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच यह लड़ा गया था। यह युद्ध सूरत संधि के साथ शुरू हुआ और सालवाई की संधि के तहत समाप्त हो गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक यह युद्ध लड़ा गया था तथा इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेरेटली थे। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में मराठा साम्राज्य के बीच संघर्ष था। अंत में मराठा शक्ति को नाश हो गया और ब्रिटिश वर्चस्व को स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाचीन गलियारा का संबंध किससे है? खूब अच्छा क्वेश्चन। लाचीन गलियारा जो है वो आर्मेनिया, नागोर्नो और काराबाख से रिलेटेड गलियारा है। लाचीन गलियारा जो है एक पहाड़ी मार्ग है जो आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख के अंतः क्षेत्र को आपस में जोड़ती है। इन दो क्षेत्रों के बीच एक एकमात्र मार्ग है जो जिसके कारण इसे अक्सर नागोर्नो काराबाख के निवासियों के लिए जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया जाता है। यह गलियारा जो है वो अजरबैजान के लाचीन जिले में विधि सम्मत है, लेकिन वर्ष 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध विराम समझौते के अनुसार एक रूसी क्रांति सेना के नियंत्रण में है। 26 अगस्त 2022 को इस बस्तियों को अजरबैजानी नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक नहीं था? फिर से क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक नहीं था? वो है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक नहीं था। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अपने बड़े भौगोलिक क्षेत्र के कारण सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो है, लेकिन इसका घनत्व जो है वो 1000 से कम अर्थात 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। भारत में सबसे सघन आबादी वाला राज्य जो है वो बिहार है, जिसका कुल घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है। भारत में सबसे सघन आबादी वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका कुल घनत्व 17 है। सबसे कम सघन आबादी वाला अरुणाचल प्रदेश है, जिसका घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है वो 11,320 के कुल घनत्व के साथ भारत का सबसे सघन आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 46 के कुल घनत्व के साथ भारत का सबसे कम घनत्व वाला आबादी केंद्र शासित प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है जिसका प्रयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है? वो है स्टाइलस। टच स्क्रीन पर स्टाइलस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिलहाल हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्टाइलस एक पेन की तरह आकार देने वाला नुकीला और चित्रकारी उपकरण है जिसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। यह स्टाइलस होता है। फ्लैग क्या है? ऑप्शन नंबर डी में यह एक मान है जो किसी फंक्शन या प्रक्रिया के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। कर्सर की बात करें तो यह एक संकेतक होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर, मॉनिटर या अन्य डिस्प्ले उपकरण पर उपयोगकर्ता इंटरेक्शन के लिए वर्तमान स्थिति में दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह जो होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। यही कारण है, या इसका प्रकाश जो है वो विस्तारित होता है जिसके कारण से यह टिमटिमाते नहीं। क्लियर, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, अतः ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, वो ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्वी दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र जो है वो शुक्र और अरुण, ऊपर से दूसरा और नीचे से दूसरा, शुक्र और अरुण जो है उसके अपवाद है, जिसका परिक्रमण जो है इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। अतः इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्यास्त पूरब में होता है। क्लियर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट है। ग्रह प्रकाश के बहुत बृहद रूप माने जाते हैं, तथा ग्रहों से आने वाली प्रकाश किरणें के मार्ग में औसत परिवर्तन न के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे, ग्रहों की गति के संबंध में नियम जो है वो केपलर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर मौजूद होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही
लंबे समय का होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अभी तक ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। हालांकि 2006 से पहले ग्रहों की कुल संख्या 9 थी। प्लूटो को 2006 में बौद्ध ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। क्लियर। ध्यान रखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ उत्पाद दिया हुआ, दूसरे तरफ उसका उत्पादन किस क्षेत्र में होता है उसकी चर्चा आपको यहाँ पे किया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, चाय का उत्पादन जो होता है वो नीलगिरी के क्षेत्र तमिलनाडु में ज्यादातर होता है। कॉफी का उत्पादन जो होता है, वो होता है बाबा बुदन की पहाड़ियों में, जो कर्नाटक में पाया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी। क्लियर। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ? कर्नाटक में। क्लियर है। ध्यान रखेंगे, जूट का उत्पादन जो होता है वो पूर्णिया, कटिहार, बिहार में होता है। सोयाबीन का उत्पादन नासिक, धुले और अमरावती में होता है। हालांकि सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो सही आंसर जो आपका मिलान हो जाएगा इसमें, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया यांगली उत्सव, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यांगली उत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यांगली उत्सव जो होता है वो अच्छी फसल और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए यांगली उत्सव जो है वो मनाया जाता है। एक विशेष प्रकार की जनजाति जो होती है तीवा जनजाति, और यह तीवा जनजाति असम में पाई जाती है। इन्हीं के द्वारा फसल की बुआई के मौसम की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार यांगली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह त्योहार जो है वो आमतौर पर फरवरी और मार्च महीने में मनाया जाता है। यांगली उत्सव जो कि कृषि से संबंधित है, तीवा जनजाति के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है, क्योंकि कृषि उनके समुदाय के लिए आय का मुख्य स्रोत है। और अच्छी फसल, अच्छी कृषि के लिए और उसकी समृद्धता के लिए यह यांगली उत्सव मनाया जाता है असम के तीवा जनजाति के द्वारा। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना रिवीजन करते रहिएगा, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। आगामी स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का भी बहुत अच्छा एग्जाम आने वाला है, तो अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।